गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आप प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। उस टॉपिक में पढ़ने के दौरान आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उसी के हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए सूत्रकाल टॉपिक लाए हैं। इसके पहले आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो आप पढ़ चुके हैं पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे सूत्रकाल। ये ऐसा काल है कि इस कालखंड में कई सारे घटनाएं घटी है, अनगिनत घटनाएं घटी है और उन घटनाओं को अभी तक आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि उन सब अलग अलग हों, लेकिन उन सारे घटनाओं का एक दूसरे में आपस में रिलेशन बना हुआ है। हम वही आपको इतिहास की बारीकी समझाने जा रहे हैं कि वही कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर एक बार वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इतिहास तो चुटकी बजाते हुए आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को। सूत्रकाल किसे कहते हैं? ये सूत्रकाल है क्या चीज़? सूत्रकाल उस कालखंड को कहा गया है जो इसमें कोई नई नई चीज़ें बनी, उसे हम सूत्रकाल कहते हैं। इस काल के प्रमुख टॉपिक्स हैं। क्या क्या टॉपिक्स इस कालखंड में पढ़ना है और इस कालखंड के कितने सालों की ये घटना घटी है? तो 600 BC से लेकर 300 BC के बीच की जो घटनाएं हैं उसे हम सूत्रकाल कहते हैं। इसके पहले आप जान चुके हैं कि इसके पहले ऋग्वैदिक काल, आप वैदिक काल पढ़े थे। वैदिक काल की घटनाओं को आप देखे थे कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल, 1000 BC से लेकर 600 BC तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उसी कड़ी में हम 600 BC से लेकर 300 BC के जो घटनाएं हैं उसे हम सूत्रकाल कहते हैं। और इस कालखंड में कई सारे घटनाएं घटी है और इन सब का एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ है। तो हम इन्हीं सब के रिलेशन को देखेंगे और एक एक कर उसमें से निकालेंगे कि कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। तो ये सूत्रकाल है। तो लगभग 300 सालों का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो इन 300 सालों में क्या क्या हमें पढ़ना है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमें पढ़ना है महाजनपदों का उदय। महाजनपद शब्द आया है। महाजनपद का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले जन का उत्पन्न हुआ, गांव, ये ऋग्वैदिक काल में बना गांव को जन कहा गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आते आते इस गांव से बढ़ते बढ़ते कई गांवों को मिलाकर जिला बना दिया गया, उसे जनपद कहा गया। कई जिला मिल करके फिर राज्य बन गए, उसे महाजनपद कहा गया। तो इस कालखंड में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। ये 16 महाजनपद यानी कि 16 राज्य का उदय हुआ भारत में। बहुत बड़े बड़े पैमाने पर ये राज्य का निर्माण हुआ। इसके बाद इस 16 महाजनपदों में एक ऐसा राज्य हुआ जो बाकी 16 राज्य पे राज किया, उसका नाम था मगध। तो हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य का फिर उदय कैसे हुआ और इसी मगध साम्राज्य के ही अंडर में, इसी 16 महाजनपद के ही अंडर में दूसरे राज्य में एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, इसी से संबंधित है ये हुआ। फिर इसके बाद ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ। इसी कालखंड में विदेशी आक्रमण भी हुआ, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, जिसे सिकंदर के नाम से प्रसिद्ध है। तो सिकंदर इसी कालखंड में भारत पे आक्रमण भी करता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को मिलाकर हम सूत्रकाल कहते हैं, जो 600 BC से 300 BC के अंडर में आता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं या UPSC और BPSC या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। PT और मेंस दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। और BPSC की अगर आप 65वीं मेंस दे रहे हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा
ये अच्छा होगा। प्रीलिम्स दे रहे हैं तो और भी अच्छा है, तो इसको पढ़ना है आपको। तो इस काल के प्रमुख ये टॉपिक्स हैं। अब हम आते हैं कि इस काल की विशेषता क्या है। इस काल की मुख्य विशेषता है क्या, सिविल सर्विस में खास करके ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, सिर्फ इसकी विशेषता ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो क्या है भाई इस काल की विशेषता, आइए देखते हैं। कहता है कि दूसरे नगरीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि दूसरी बार ये नगर बस रहा है। नगर का मतलब शहर बस रहा है, दूसरी बार बस रहा है। तो पहली बार कब बसी थी, आपको हम इसके पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। पहली नगरीकरण की शुरुआत कब होती है, हड़प्पा काल में। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में पहली नगरीकरण का शुरुआत होता है। क्यों, क्योंकि उस समय पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े इमारतें बनाई जाती थी। और उसके बाद फिर बीच में आया ऋग्वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि गांव ही रह जाता है, तो उस काल में कोई शहर बनता ही नहीं है। लेकिन उसके अवशेष पर जब कृषि का विकास हुआ, सरप्लस हुआ, तब जाकर बड़े बड़े नगर बनना शुरू हुए। व्यापारी लोग बड़े बड़े महल बनाने लगे, तब जाकर दूसरे नगरीकरण की शुरुआत होती है। तो यही दूसरे नगरीकरण की शुरुआत के कारण महाजनपद 16 राज्य का निर्माण हुआ। इस कालखंड में 3 भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कौन कौन से भाषा, संस्कृत तो पहले से भी चली आ रही थी, वैदिक काल से ही संस्कृत चली आ रही थी। लेकिन इस समय 2 और नई भाषा का जन्म हुआ, प्राकृत और पाली। जैसे आप पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इन दोनों का प्रयोग किया। तो इस समय 3 भाषा का प्रयोग हुआ, प्राकृत और पाली। इसी समय 3 लिपि का भी प्रयोग हुआ, ब्राह्मी, खरोष्ठी और यूनानी। आगे चलकर एक और लिपि का आविष्कार होता है या प्रयोग होता है, ये मौर्य काल में जब अशोक का शासन आता है तो एक अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हम देखते हैं। लेकिन अभी तीन ही लिपि का प्रयोग होता है। तो इस काल की ये कुछ मुख्य विशेषताएं, पहला ये मुख्य विशेषता हुआ। इसके बाद दूसरा विशेषता हम देखते हैं, सिक्के का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इसके पहले सूत्रकाल यानी कि 600 BC से पहले सिक्के का कोई प्रयोग नहीं होता था। बाइलेटरल पद्धति होता था, लेन देन होती थी, वस्तुओं का विनिमय होता था, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय होता था। लेकिन 600 BC के बाद से जब सरप्लस हुआ कृषि में और व्यापार जब बढ़ने लगा, तब जाकर के मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया। तो सिक्के का प्रयोग शुरुआत में हुआ। कागज़ के तो प्रयोग हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कागज़ का तो उपयोग करना वो लोग जानते नहीं थे, तो कागज़ के प्रयोग से वो वंचित थे। तो नोट का तो प्रचलन हो नहीं सकता है शुरुआत में, तो शुरुआत में सिक्कों का ही प्रचलन हुआ है। तो इस समय के जो सिक्के बनते थे उसे पंचमार्ग या आहत सिक्का कहा जाता था। और ये किस चीज़ का बना होता था, चांदी और तांबे, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता था। इस सिक्के का प्रयोग किया जाता था और इसका सबसे पहले वही व्यापारियों, जिनको गिल्ड कहा जाता था, इन लोगों ने ही प्रयोग करना शुरू किया। और इस तरह से हमारे यहाँ सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हुआ, जो आज भी हम सिक्कों का प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके बाद पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। इसी कारण तो ये दूसरे नगरीकरण की शुरुआत होती है, पक्की ईंट का प्रयोग होता है। विदेशी आक्रांता इस समय आक्रमण करते हैं, ईरानी और यूनानी। इस समय के NBPW मृदभांड संस्कृति का उदय होता है। नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर, इस प्रकार के वो मृदभांड बनाए जाते थे। ये संस्कृति 600 से लगभग 185 BC तक ये मृदभांड का ये संस्कृति चलते रहा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं ये संस्कृति, और मुख्य रूप से ये उत्तर भारत में ही ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की संस्कृति रहती थी। तो हमने देखा कि इस सूत्रकाल की ये विशेषताएं हैं और इसके बाद इस काल में हमें ये पढ़ना है। तो हम शुरुआत करेंगे किससे, महाजनपदों का उदय, कि इस कालखंड में सबसे प्रोमिनेंट, सबसे महत्वपूर्ण है महाजनपद। और महाजनपद के अंदर ही मगध साम्राज्य का उदय हुआ, यानी कि 16 महाजनपद में से एक ऐसा राज्य हुआ महाजनपद, एक ऐसा राज्य हुआ मगध, जो सब पे भारी पड़ गया। जैसे आज भी देखिए
टोटल विश्व में 193 देश लगभग हैं, 200 के करीब हैं। उन सब में से अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया है। उसी प्रकार से उस समय 15 राज्य में से 16 राज्य में से एक राज्य मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया। इसी मगध महाजनपद के अंदर ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। इसी महाजनपद के अंदर ही ब्राह्मण धर्म का उदय होता है। और यही जब महाजनपद का काल रहता है, इसी समय में 2 विदेशी आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से हम इन सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये अलग अलग नहीं है। इन सबको एक ही में पढ़ना है और हम एक ही में मिलाकर पढ़ेंगे। सबका एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं महाजनपदों का उदय। क्या कारण रहा है कि बड़े बड़े नगर बन गए, बड़े बड़े शहर बन गए। आइए महाजनपद के उदय का हम कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास हम करते हैं तो हमें ये मिलता है, उस समय और कुछ तो रहा नहीं। सारी की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थी। कृषि में ही जो विकास हुआ तो हुआ। तो कृषि कार्य में लोहे के फाल का प्रयोग, ये शुरुआत हुई और कृषि में क्रांति आ गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 BC में लोहे का आविष्कार हुआ, यानी कि लोहे की खोज हुई। और उसके बाद से लोहे के आविष्कार ने पूरे समाज की दशा और स्थिति को बदल दिया। पहले तो लोहे के औजार बनाकर जंगलों को काटा गया और जब जंगल काटे गए उसके बाद जो परती भूमि बची, उस परती भूमि पर लोहे के फाल से अधिक अनाज उत्पन्न किया जाने लगा। इस तरह से अनाज ज़्यादा होने से सरप्लस होने लगी और जैसे ही सरप्लस होने लगी व्यापार आरंभ हो गया। जैसे ही व्यापार आरंभ होने लगा वैसे ही उसके इनडायरेक्ट चीज़ें उत्पन्न होना शुरू हो गया। इस तरह से नगरों का उदय हुआ। नगर से महानगर बन गए तो उसे को महाजनपद कहा गया। तो कृषि कार्य में लोहे के फाल का प्रयोग ने कृषि को सरप्लस ला दिया। कृषि का विकास यानी एग्रीकल्चर सरप्लस। जैसे ही कोई भी चीज़ का सरप्लस होगा, वो उत्पादन जब जैसे ही ज़्यादा होगा उसका व्यापार शुरू हो जाएगा। जैसे ही व्यापार शुरू हुआ आने जाने का विकास हो गया, यातायात का विकास होगा, फिर बहुत सारे उस कर्म से जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे चीज़ों का विकास हुआ। फिर कृषि आधारित व्यापार में वृद्धि हो गया। इन सभी परिस्थितियों ने एक कबीलाई समाज को, यानी कि इसके पहले एक कबीला समाज था, जैसा कि वैदिक काल में आप जानते थे सब कबीले रहते थे, तो कबीलाई समाज को महाजनपद में तब्दील कर दिया। तो यही सब ऐसे कारण रहे हैं जो महाजनपद का उदय हो गया। फिर अब हम देखेंगे कि ये महाजनपद में ये 16 महाजनपद कौन कौन थे, कहाँ कहाँ थे ये, उन सब की विशेषता क्या रही है, वो सब हम अभी देखने वाले हैं।